गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड कंसेप्ट पर। आज स्टार्ट करेंगे स्टील स्ट्रक्चर का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट थर्ड। इसमें देखेंगे रिवेट कनेक्शन एंड एसेंट्रिक कनेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एसेंट्रिक कनेक्शन के मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको नोट कर लेना। रिवेट कनेक्शन के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी नोट कर लेना। वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिटरमाइन द रिवेट वैल्यू ऑफ 20 mm डायमीटर रिवेट कनेक्टिंग 12 mm थिक प्लेट इफ इट इज इन सिंगल शेयर। ग्रॉस एरिया ऑफ रिवेट इज 363.05 mm स्क्वायर। परमिसिबल स्ट्रेस इन शेयर एंड बेयरिंग आर 80 MPa एंड 250 MPa रिस्पेक्टिवली। 4 ऑप्शन दे दिए उसने। ए है 64.5 किलो न्यूटन, बी है 645 किलो न्यूटन, सी है 29.044 किलो न्यूटन, डी है 290.44 किलो न्यूटन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो महाराष्ट्र PSC में आया है। देखो क्वेश्चन को पहले इंपॉर्टेंट करो, क्वेश्चन को समझो, गिवन लिखो, उसमें फाइंड आउट लिखो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले अपन गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? उसने कहा रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू का मतलब क्या है? देखो उसने दिया रिवेट वैल्यू ऑफ 20 mm डायमीटर, यानी कि देखो रिवेट वैल्यू जो डाया होता था वो 5 से नोट करते थे, वो कितना है 20 mm, यही है, या उसी को क्या बोलते थे सेंक डाया। ठीक है, ये हो गया। थिकनेस उसने दे दिया क्या 12 mm। ठीक है, सिंगल शेयर की बात कर रहा तो n = 1 हो गया। ठीक है, ग्रॉस एरिया दे दिया, AG = हो गया 363.05 mm स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब क्या है? टाउ BF की वैल्यू दे दी उसने, कितनी 80 MPa, MPa मीन्स न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड वियरिंग की दे दी, यानी कि सिग्मा V कितनी है 250 MPa। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है रिवेट वैल्यू फाइंड आउट कर दो, मतलब यहाँ डिटरमाइन लिख लेंगे। डिटरमाइन क्या करना है? डिटरमाइन करना है आपको रिवेट वैल्यू, रिवेट वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको सॉल्व करते। देखो रिवेट वैल्यू की बात करें तो रिवेट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते? मिनिमम ऑफ बेयरिंग स्ट्रेंथ एंड शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। मतलब पहले आप शियरिंग स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लो, दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वही रिवेट वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही बोल्ट कनेक्शन में करते थे, ऐसे ही रिवेट वाले में करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, टाउ BF इंटू π/4 d² इंटू n, यही होता था। अब देखो यहाँ देखो क्वेश्चन ने क्या गिवन किया है। देखो फाई की वैल्यू गिवन है, इधर देखो फाई = 20 mm। अब d निकालना है यदि, तो कैसे निकालोगे? देखो कलर चेंज कर लेते हैं। फाई की वैल्यू 20 mm दे दी है, तो चेक कैसे करेंगे ये बताओ? 25 से छोटी है, बड़ी है? 25 mm से छोटी है। जब 25 mm से छोटी है तो जो होल डाया निकालेंगे, ठीक है, या ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, यानी कि D = क्या हो जाएगा 5+। अब देखो 25 से कम है, यानी क्या 1.5 mm ऐड कर देंगे, यानी कि जो आपका होल डाया आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 + 1.5, यानी कि हो जाएगा 21.5 mm। समझ में आ गया? यहाँ से ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, यहाँ चेक कर लेंगे। समझ में आ गया 21.5। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, शियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। टाउ BF की वैल्यू कितनी है? टाउ BF की क्वेश्चन ने दे दी, देखो 80 है, इधर देख लो फिर से, देखो टाउ BF यही है, 80 दे दी। ठीक है, बढ़िया तरीके से करते जाओ, आसानी हो जाएगी। ठीक है, 80 होगी। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 80 इंटू π/4 d²। अभी फाइंड आउट किया 21.5 का होल स्क्वायर इंटू n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 1 दे दी है, तो 1 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो
4 से कैंसिल हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 पाई और 21.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 29.04 इंटू 10⁻³ ये न्यूटन में आ गया। इसको किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो 29.04 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो इस सीआर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट आप फाइंड आउट कर चुके हो, ठीक है। अब किसकी बारी आती है? अब आती है बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट आराम से सॉल्व करते जाओ, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, रिवेट की बात करते हैं, ठीक है। बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा बी डी इंटू टी, थिकनेस यही था, ठीक है। इसकी देखो वैल्यू, सिग्मा बी की वैल्यू क्या है? इधर देखो क्वेश्चन में गिवन है, देखो कितना सिग्मा बी 250 है, ठीक है। 250 है तो कितना हो जाएगा? यहाँ वैल्यू पुट करो, 250 हो जाएगी। डी की वैल्यू क्या है? 21.5 है। और थिकनेस आपकी क्वेश्चन में गिवन है कितनी है? क्वेश्चन में देख लो थिकनेस, थिकनेस कहाँ है? थिकनेस ये 12 mm, ठीक है। तो यहाँ पे 12 mm लिख दो। बिल्कुल तरीके से सॉल्व करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 64.5, ठीक है। सॉल्व कर लेना, 64.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया, ठीक है। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64.5 किलो न्यूटन लिख सकते हैं, किलो न्यूटन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो रिवेट वैल्यू होती है, रिवेट वैल्यू, ठीक है, वो क्या होती है? मिनिमम ऑफ, किस किस में मिनिमम होती है? बियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ एंड शियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देख लो इसमें दोनों में जो मिनिमम हो, ठीक है। आपकी देखो जो बियरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू आई है वो कितनी आई? वो आई 64.5 किलो न्यूटन, ठीक है। जो शियर स्ट्रेंथ आया था वो कितना? 29.04 किलो न्यूटन, यही है। दोनों में मिनिमम देख लो क्या है? दोनों में मिनिमम क्या है? 29.04 किलो न्यूटन। तो आपकी जो रिवेट वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 29.04 किलो न्यूटन, ठीक है। तो 29.04 किलो न्यूटन इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो यहाँ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 29.04 कोई है क्या? ये है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। बस वही ये सिंपल सा तरीका क्या करना है आपको, रिवेट वैल्यू बोला है तो क्या मिनिमम चाहिए किस किस में? शियर में और बियर में, दोनों का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपने वैल्यू पुट कर दी, आंसर लाया, ये वाली चीज़ याद रखना, ठीक है। आप होल डायमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपन चलते हैं किस में? सेकंड में। क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछा है? आ स्टील प्लेट इज 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 mm थिक। आ रिवेट ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ 18 mm इज ड्राइवन द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट इज, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन उसमें भी किया था बोल्टेड कनेक्शन में, इसमें भी करते हैं। देखो सॉल्व करते हैं। सॉल्व में सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन, इसमें भी गिवन लिखो। गिवन क्या? उसने क्या वाइड मतलब विड्थ दे दी, बी इक्वल टू कितना है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद उसने थिकनेस बोल दिया, थिकनेस कितनी है? 10 mm, ठीक है। फिर उसने बोल दिया नॉमिनल डायमीटर, यानी कि फाई की बात कर रहा है, कितना है? 18 mm। जैसे फाई लिखा करो तुरंत चेक कर लिया करो, 18 mm कितना? 25 mm से कम है, यानी कि अपन होल डाया की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 + 1.5 mm। क्यों? क्योंकि 25 mm से कम है तो 1.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19.5 mm। इतनी चीज़ समझ गए, ठीक है। डी की वैल्यू हो गई। अब उसके बाद उसने क्या फाइंड आउट क्या करना है? यहाँ लिख लो फाइंड आउट आपको करना है नेट सेक्शनल एरिया, यानी कि AN की बात कर रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो वैल्यू सब mm में है तो इसको भी mm में चेंज कर लें क्या? ठीक है, इसको भी mm में चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा? 300 mm, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो नेट एरिया क्या होता था? फॉर्मूला याद करो, B - ND × T, यही होता था। वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर लाओ। देखो 300 - N। अब क्या? आर रिवेट, एक ही रिवेट है, ठीक है। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। D की वैल्यू कितनी है? 19.5 × T की वैल्यू कितनी है?
टी की वैल्यू है आपका 10, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व कर लेना तो आ जाएगा 2805, ठीक है, mm² हो जाएगा। लेकिन आंसर किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो कुछ नहीं करना, 100 का डिवाइड कर देना तो क्या हो जाएगा 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका नेट एरिया, ठीक है। यहाँ देख लो कोई ऑप्शन है 28.05, ऑप्शन आपका कौन सा है 28. सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है तो नेट एरिया में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो पिछले वाले सेट में भी अपन ने बोल्टेड कनेक्शन में इस टाइप का क्वेश्चन किया था, इसमें भी कर ले, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला ये वाला याद कर लेना, बाकी चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। देखो उस फॉर्मूले में जब बोल्टेड कनेक्शन करते थे तो B - ND नोट करते थे, क्यों, क्योंकि वहाँ होल्ड आया को D नोट से डिनोट करते थे। यहाँ किससे कर रहे हैं, D से, आना होल्ड आया ही है, ठीक है। फॉर्मूला एक ही है, समझ। क्वेश्चन नंबर 3 है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव रिबेट्स मेजर एलोंग अ रो ऑफ रिबेट इज कॉल्ड। देखो सीधी सी बात है, आपके 2 रिबेट है, सेंटर टू सेंटर, उसकी डिस्टेंस उसने पूछ ली, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और किसके मेजर एलोंग अ रो ऑफ रिबेट, कहीं ऐसा लिखा आ रहा है मेजर एलोंग अ रो रिबेट की बात करता है, तो ठीक है, किसके डायरेक्शन में करना है, जिस डायरेक्शन में लोड के डायरेक्शन में करना है, हमेशा याद रखना, डायरेक्शन ऑफ लोड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो लोड आपका ऐसा होता था, याद करो, ऐसे रिबेट होते थे, ये आपका हो गया। तो आपको मालूम है जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते थे एलोंग टू लोड की डायरेक्शन में लेते थे तो उसको क्या बोलते थे, पिच, ठीक है। और यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करते थे, देखो ऐसी बात करते थे, ठीक है, लोड के परपेंडिकुलर, तो इसको क्या बोलते थे, गेज, याद करो, यही है, यही चीज़ थी। तो उसने क्या बोला, एलोंग अ रो रिबेट, यानी कि ये क्या हो गई, पिच कोई ऑप्शन है क्या, देख लो, डी इज़ द करेक्ट आंसर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिस्टेंस बिटवीन द रिबेट सेंटर्स मेजर एलोंग ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखो फोर्स के ट्रांसफर डायरेक्शन में पूछ लिया, देखो वही अभी मैंने बताया, ठीक है। ये फोर्स है, इसके ट्रांसफर मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा है, मतलब ऐसे पूछा है उसने, ये वाली डायरेक्शन, तो इसको क्या बोल देंगे, गेज डिस्टेंस, ठीक है, गेज डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन पूछ रहा है तो गेज डिस्टेंस हो जाएगा। यदि लोड के पैरेलल की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, पिच डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो उसने ट्रांसवर्स का मतलब है परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, गेज डिस्टेंस, ये इज़ द करेक्ट आंसर। चीज़ें समझ में आ गई, सिंपल है, ठीक है, ये हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द ग्रॉस डायमीटर ऑफ अ रिबेट इज द डायमीटर ऑफ, ठीक है। अब ये बताओ ग्रॉस डायमीटर को क्या बोलते थे, ग्रॉस डायमीटर वो रिबेट ऑफ होल ही तो होता था, क्या होता था, रिबेट ऑफ होल भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, रिबेट ऑफ होल, ठीक है। वो डी की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते थे क्या, 5 + 1.5 mm कब करते थे, यदि 5 की वैल्यू 25 mm से कम है, ठीक है। और डी = 5 + 2 mm करते थे कब, जब 5 की वैल्यू क्या 25 mm से ज़्यादा है, यही है। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि ग्रॉस डायमीटर ऑफ अ रिबेट इज़ द डायमीटर ऑफ, तो उसको क्या रिबेट होल भी बोलते हैं, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट आंसर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इफ़ द रिबेट डायमीटर इज 30 mm डायमीटर ऑफ रिबेट होल, ठीक है, डी की बात कर रहा है, डी = क्या हो जाएगा 5+, अब देखो उसने 5 की वैल्यू कितनी दे दी, 30 mm क्या 25 mm से ज़्यादा है, यानी कि इसमें क्या ऐड कर देंगे, 2 mm ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डी = क्या हो जाएगा 30 + 2 यानी कि 32 mm, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यदि आपको वैल्यू मालूम है तो आप बिल्कुल ईजी से सॉल्व कर ले जाओगे, तो ठीक है। उसने होल्ड आया की बात की थी, ठीक है, रिबेट होल की बात की थी, तो रिबेट होल, जो रिबेट होल की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 32 mm, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल ईजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द यील्ड स्ट्रेस ऑफ पावर ड्राइविंग शॉप रिबेट रिलेटिव टू दी परमिसिबल बीयरिंग स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है, टेबल याद करनी पड़ेगी आपको। देखो उसने रेशियो किस किस का पूछा, यील्ड स्ट्रेस, आपको मालूम है यील्ड स्ट्रेस क्या होता था 250 Nm/mm², यही होता था। और उसने कहा यील्ड स्ट्रेस तो हो गया, फिर उसने बोला है पावर ड्राइविंग की बात कर रहा है, शॉप रिबेट टू किसकी परमिसिबल बीयरिंग स्ट्रेस की बात कर रहा है। देखो सबसे पहले वो किसकी, शॉप, ठीक है, शॉप की बात कर रहा है, और किसकी, पावर की बात कर रहा है, ठीक है।
पावर की बात। दो कंडीशन होती है, एक स्वैप कंडीशन में अपन ने बात की थी, एक किस में बात की थी, फील्ड कंडीशन की बात की थी, ठीक है। इसमें स्वैप में जो वैल्यू होती थी वो एक तो पावर कंडीशन में होती थी और दूसरी किस में, हैंड कंडीशन, मतलब उसको बोल सकते पावर ड्राइवन में होती थी और हैंड ड्राइवन में होती थी। यही है, यही चीज़ें थी, ठीक है। अब पावर, ये तो समझ में आ गया कि उसने पावर ड्राइविंग में बात की है, मतलब इसमें बात की है, ठीक है। इसमें बात की है तो देखो इसमें अपन दो वैल्यू लिखते थे, क्या, एक टाउ बी एफ की वैल्यू होती थी, देखो इधर एक टाउ बी एफ की होती थी, एक सिग्मा बी की वैल्यू होती थी, ठीक है। तो उसने परमिसिबल बीयरिंग स्ट्रेस पूछी, यानी कि सिग्मा बी की वैल्यू ही पूछी है, सिग्मा बी की, ठीक है। सिग्मा बी की वैल्यू, अब देखो कैसे, ये कितना होता था, 100 होता था, ये कितना होता था, 300, याद करो यही होता था, यही सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सिग्मा बी की बात, और ये किस कंडीशन में, स्वैप ऑपरेशन की बात कर रहा है, याद रखना, ठीक है। फील्ड ऑपरेशन नहीं, दो ऑपरेशन ही होते थे ना, स्वैप ऑपरेशन की बात कर रहा है, ठीक है, स्वैप ऑपरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो पावर ड्राइविंग की बात कर रहा है, हैंड ड्राइविंग की नहीं कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, 100 और 300, मैंने टेबल सब कुछ बनवा दी है, पिछली क्लास देख लेना, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300, यानी कि 300 हो गई। अब दोनों का उसने रेशियो पूछ लिया, अब दोनों का रेशियो पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, 250 डिवाइड बाई 300, यही पूछा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करते 25 डिवाइड बाई 30 क्या आएगा, 25 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा आपका 0.83, ठीक है, यही हो जाएगा 0.83। तो इसको कुछ नहीं किया, देखो दोनों को ड्राइव, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। दोनों को आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, उसने पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द यील्ड स्ट्रेस ऑफ पावर ड्राइविंग स्वैप रिवेट रिलेटिव टू दी परमिसिबल बीयरिंग स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है, ठीक है। दोनों का रेशियो पूछा था, आप लोगों ने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया, 0.83 रेशियो आ गया, ठीक है। अब देख लो कोई ऑप्शन है क्या, 0.83, समझ में आ गई ना वैल्यू, ठीक है। ये वाली टेबल आप पिछले वाले क्लास में देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा वैल्यू कैसे कैसे होती है, टाउ बी एफ की वैल्यू कैसे आई, सिग्मा बी की वैल्यू कैसे आई, सारा सब कुछ उसमें कवर करती है, ठीक है। तो आप पिछली क्लास देख लेना। अब देखो कोई ऑप्शन है क्या, 0.83, देख लो, एक सेकंड देखते हैं, देखो यही तो है, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया पीछे कहाँ जा रहे थे अपन लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.83 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बी में 0.8 है तो यही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर फील्ड रिवेट द परमिसिबल स्ट्रेस आर रिड्यूस व्हाट परसेंटेज, ठीक है। तो फील्ड के लिए क्या था, फील्ड ऑपरेशन के लिए देखो दो ऑपरेशन पढ़े थे आपने, एक फील्ड ऑपरेशन था आपका, एक क्या था, स्वैप ऑपरेशन, यही पढ़े थे। तो आप देखते थे जो फील्ड ऑपरेशन में जब बात करते थे, ठीक है, तो क्या होती थी, जो वैल्यू होती थी वो 10% रिड्यूस हो जाती थी, क्या हो जाती थी, 10% रिड्यूस हो जाती, सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसने यही पूछा, फॉर फील्ड रिवेट द परमिसिबल स्ट्रेस आर रिड्यूस व्हाट परसेंटेज, 10%, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सब कुछ पढ़ के आए हैं, पिछली क्लास में देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द रिवेट इन अ लेप जॉइंट विल बी इन शेयर, देखो हमेशा याद रखना, यदि रिवेट की बात कर रहा है, ठीक है, या बोल्ट की बात कर रहा है, ठीक है, यदि आपका लेप जॉइंट है, कौन सा लेप जॉइंट है, ये कौन सा हो गया, लेप जॉइंट, ठीक है। लेप जॉइंट में हमेशा याद रखना सिंगल शेयर होता है, सिंगल शेयर। यदि आप लेप जॉइंट की बात करते हो तो सिंगल शेयर, मतलब एन की वैल्यू 1 ही होने वाली है, ठीक है। यदि आपका केस बनता है बट जॉइंट, और बट जॉइंट में कौन सा केस बनेगा, इधर देखो, मतलब ये वाला बट जॉइंट हो गया, ठीक है, बट जॉइंट और डबल कवर प्लेट हो जाएगा, बट जॉइंट हो जाएगा, और कौन सा, डबल कवर प्लेट, डबल कवर प्लेट की बात करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये कौन सा होगा, इसमें डबल शेयर की बात करेगा, डबल शेयर की बात, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे दो चीज़ समझ में आई, यदि लेप जॉइंट की बात करता है तो हमेशा याद रखना जो नंबर ऑफ शेयर हो गए वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब एन की सिंगल शेयर की बात करेगा, एन इक्वल टू 1 हो जाएगा। यदि बट जॉइंट और डबल कवर प्लेट की बात करता है तो डबल शेयर होगा, यानी कि एन इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, द रिवेट इन लेप जॉइंट, लेप जॉइंट की बात कर रहा, मतलब पहला केस बन गया, ठीक है। लेप जॉइंट की बात कर रहा है, यानी कि सिंगल शेयर हो गया, एन की वैल्यू 1 है, यानी कि इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना, जैसे ही आपको लेप जॉइंट दिखता है एन की वैल्यू 1 यानी कि सिंगल शेयर हो जाएगा, और डबल कवर बट
बट ज्वाइंट की बात करता है, ठीक है। हमेशा याद रखना डबल कवर बट ज्वाइंट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना डबल शेयर होगा, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट 108 mm बी दी pitch of the rivet and 27 mm is the gross diameter of the rivet, then efficiency of joint पर पिच लेंथ इन परसेंटेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, याद रखना, ठीक है। इसको पहले इंपॉर्टेंट टिक करो, ठीक है। उसने इफिशियंसी की बात की है, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ, सबसे पहले इफिशियंसी ऑफ जॉइंट की बात करेगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला याद कर लेना, बहुत आता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, P माइनस डी डिवाइड बाई P, ठीक है। परसेंटेज की बात कर रहा है इंटू 100, ठीक है। बड़ा सा फार्मूला लिख दिया मैंने, इसको याद कर लेना, बिल्कुल माइंड में फिट कर लेना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल रहता है, ठीक है। वैल्यू सब कुछ गिवन है, देखना उसने पिच की वैल्यू गिवन कर दी है, P इक्वल टू 108 mm है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने देखो क्या दिया, 27 इज द ग्रॉस डायमीटर, यानी कि D की वैल्यू भी दे दी है 27 mm। कुछ नहीं करना, सब कुछ गिवन रहता है, ठीक है। इफिशियंसी पूछी है तो P क्या हो जाएगा, 108 माइनस के 27 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 108, ठीक है, इंटू 100, यही हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75% आ जाएगा, यानी कि जो इफिशियंसी आ जाएगी वो 75% हो जाएगी, ठीक है। कोई ऑप्शन है क्या, देख लो, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब क्वेश्चन बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल याद कर लेना। कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है। तो इफिशियंसी ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ की बात करता है तो P माइनस डी डिवाइड बाई P इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला आता है। यदि क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछ लेगा तो आंसर लगा देना, यदि क्वेश्चन आता है तो कर देना, ठीक है। दोनों टाइप से मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट इन कंप्रेशन। देखो मैक्सिमम पिच की बात करते हैं, याद करो, ये वाला क्वेश्चन उसमें भी किया था, इसमें भी कर लो, ठीक है। मैक्सिमम पिच की बात करते हैं, देखो दो कंडीशन में आपने पढ़ा था, एक कंप्रेशन में और एक टेंशन में, ठीक है। दोनों कंडीशन में आपने वैल्यू पढ़ी थी, ठीक है। अब देखो कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, कंप्रेशन में आपने देखा था तो वैल्यू जो मैक्सिमम पिच होती थी वो 12T और 200 mm में, जो क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, वही क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पिच हो जाती है। और टेंशन में क्या की थी, 16T और 200 mm में, जो मिनिमम वैल्यू होती थी वही मैक्सिमम पिच हो जाती, ठीक है। इसमें मिनिमम हमेशा याद रखना, दोनों में जो मिनिमम आएगी, ठीक है। अब किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में, देखो मैक्सिमम पिच ऑफ कंप्रेशन की बात कर रहा, मतलब उसने इसकी ये वाला केस बन गया अपना कंप्रेशन का, मतलब 12T और 200 mm में जो मिनिमम होगी, लेसर ऑफ 200 mm 12T, मतलब इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, इस टाइप का दोनों वैल्यू याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यहाँ से सेंट्रिक कनेक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको बिल्कुल तरीके से समझेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आते हैं, गेट में तो बहुत आते हैं, ठीक है, और बाकी और भी एग्जाम दोगे तो उसमें भी आ जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, जैसे मैं बताऊँ वैसे कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से कर ले जाओगे, ठीक है। अब देखो आपको ये वाला सेंट्रिक कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है, पूरा डायग्राम दिख रहा है, ऐसे ही सब कुछ गिवन रहेगा उसमें, ठीक है। अब उसने क्या, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, a bracket connection is made with 4 volt of 10 mm dia and supports a load of 10 kilonewton at an eccentricity of 100 mm. The maximum force to be resisted by any bolt will be, मतलब मैक्सिमम फोर्स यानी कि रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा है वो, ठीक है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड आउट करते थे। याद करो, मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यही बताया था। बिल्कुल ध्यान से देखो, यही चीज़ समझी थी आपने, ठीक है। अब F1 क्या होता था, देखो इधर लिखो पहले, F1 जो था, F1 इक्वल टू वो था फोर्स ऑन, देखो बोल्ट की बात कर रहा तो बोल्ट ड्यू टू डायरेक्ट शेयर, यही था, याद करना, ठीक है। मतलब फोर्स ऑन बोल्ट ड्यू टू डायरेक्ट शेयर F1 था, ठीक है। और F2 क्या था, F2 था फोर्स ऑन बोल्ट ड्यू टू ट्विस्टिंग मूवमेंट, यही था, याद करो, ठीक है।
एक मूवमेंट के थ्रू आप F2 निकालते थे, एक किसके डायरेक्ट शेयर के थ्रू निकालते थे, यही चीज़ें तो थी, ठीक है। F1 F2, अब देखो F1 F2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे, वो देखो जो F1 होता था वो क्या होता था, P डिवाइड बाई N, याद करो यही था, P डिवाइड बाई N, सिंपल सी बात है, ठीक है। P की वैल्यू उसने 10 दे दी और N, ठीक है, देखो N की वैल्यू हमेशा नंबर्स ऑफ बोल्ट कितने हैं, ठीक है, तो यानी कि उसने देखो P की वैल्यू तो 10 दे दी और नंबर्स ऑफ बोल्ट कितने अपने 4 हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो 2.5 किलो न्यूटन आ जाएगा, मतलब F1 की वैल्यू निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। F2 की बात करते हैं, F2 है PE R मैक्सिमम डिवाइड बाई समेसन ऑफ आर स्क्वायर, बस यही कहानी बनती है। इसको बड़े ध्यान से समझना, कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। देखो F2 की बात करते हैं, अब F2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, इधर देखो ज़रा, इधर आपने देखा, ठीक है, बिल्कुल तरीके से करेंगे, ठीक है, लो ठीक है। अब देखो इधर आप देख रहे हो, इसने वैल्यू इसने 30 दे दी, 30 दे दी, 40 दे दी, 40 दे दी है, ठीक है। यदि मैं देखो इसको डिवाइड करूँ, देखो यहाँ से देखो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो इसको करेंगे अगर तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए आप, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसको बाहर निकाल लूँ, देखो ये एक सेकंड, देखो इसको बाहर निकाल लूँ, बढ़िया तरीके से बनाते हैं। देखो आपके 1 2 3 4 ऐसा ही है, ठीक है। देखो इसको अपन ने बढ़िया तरीके से क्या किया, डिवाइड कर दिया, ऐसे किया, ठीक है, फिर ऐसे किया, ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखो बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, आप तो बिल्कुल एक एक चीज़ समझ जाओगे, ठीक है। ऐसे किया, बढ़िया डायग्राम बना के समझते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो उसने क्या बोल दिया, ये 40 है, यानी कि इसका मीन्स तो ये हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 40 दे दी उसने, ठीक है। इसका मीन्स ये हुआ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी दे दी, 30 दे दी। ऐसे ही सबकी वैल्यू दे दी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 40 हो जाएगी, मतलब देख रहा हो चीज़ें बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। चीज़ें समझ रहे हो ना, वैल्यू उसने क्वेश्चन में गिवन की है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। मतलब आपको जो डिस्टेंस है वो सब मालूम पड़ गई, कहाँ से कहाँ तक की है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इसको आपने डिवाइड क्यों किया उसको देखो। डिवाइड किया अपन ने, मतलब यदि मैं देखो इसको ऐड कर दूँ और इसको ऐड कर दूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हो ये 30 है और ये वाला कितना 40 है। मतलब यदि इधर देखें तो इसको ऐसे निकाल लूँ, मैं बाहर निकाल लूँ इस ट्राइंगल को, ठीक है। तो देखो ये वाली 30 है तो ये वाली 40 है, ठीक है। यदि इस वाली की वैल्यू, मतलब इसको मैंने R मान लिया, मतलब देखो ये वाला R हो गया, ये वाला R हो गया, ये वाला R हो गया, ये वाला R हो गया। यदि मैं R की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या, यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। R की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 30 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। तो R की वैल्यू जब निकालोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 900 हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 2500, यानी कि यहाँ पे 50 आ गई। सॉल्व कर लोगे, R की वैल्यू 50 फाइंड आउट, मतलब ये वाली 50 हो गई, ये वाली 50, ये वाली 50, ये वाली 50। इतनी चीज़ समझ में आ गई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपन ने एक सिंपल सा देखो एक ट्राइंगल ऐसे बना लिया, ठीक है, ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है अपन ने फाइंड आउट कर ली। वैल्यू कैसे फाइंड आउट की कि ये वाली वैल्यू तो देखो 30 है, क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं। देखो यहाँ 30 है, ठीक है, ये वाली 40 है, ये वाली 50 आपने फाइंड आउट कर ली और ये आपका एंगल थीटा हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई, मतलब R की वैल्यू आप फाइंड आउट करना सीख गए, कैसे की है, ठीक है, कैसे डिवाइड की है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो अब चीज़ें समझते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, PE R मैक्सिमम। R मैक्सिमम का मतलब है, देखो सब वैल्यू देखना आपको, चारों वैल्यू में जो मैक्सिमम आएगी। यहाँ तो देखो R सब में बराबर आ रही, मतलब R की वैल्यू अपन, एक चीज़ समझ में आ गई कि जो R की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की, ठीक है, R की वैल्यू अपनी कितनी 50 mm आई, ठीक है, और चारों की 50, यानी कि R मैक्सिमम क्या हो जाएगा 50 mm हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू तो वही हो जाएगी क्योंकि सब बराबर है, ठीक है। अब उसने समेसन ऑफ R स्क्वायर की बात कर रहा, मतलब समेसन का मतलब देखो 1 2 3 4 है, मतलब समेसन ऑफ R स्क्वायर जब फाइंड आउट करेंगे अपन, ठीक है। देखो समेसन ऑफ R स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखो बात करते हैं समेसन ऑफ R स्क्वायर। समेसन ऑफ R स्क्वायर का मतलब है देखो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर। अब देखो R1 R2 R3 तो सब वही बराबर है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, R1 बराबर R2
बराबर R3 बराबर R4 बराबर R, मतलब सबकी वैल्यू कितनी 50-50 है, यानी कि समेशन ऑफ R स्क्वायर की बात कर रहा, मतलब सबका स्क्वायर कर दो। इसका मतलब तो ये होगा ये R स्क्वायर हो जाएगा, 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 मतलब समेशन ऑफ R स्क्वायर क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर, यानी कि जो समेशन ऑफ R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो 4 × 50 का स्क्वायर, यही हो जाएगी। चीज़ें बिल्कुल समझो, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखो F2 इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है अपनी 10, ठीक है। E की वैल्यू कितनी है, देखो एसेंट्रिसिटी कितनी है 100 है, एसेंट्रिसिटी अपन ने 100 लिख दी, ठीक है। R मैक्सिमम की वैल्यू 50 हो गई, समेशन ऑफ R स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 4 × 50 का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है ना, एक एक चीज़ बिल्कुल तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये 50 है, 50 का होल स्क्वायर मतलब 50 से 50 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 100 डिवाइड में क्या हो जाएगा 4 × 50, यही हो जाएगा, ठीक है। देखो 50 से क्या 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 2 या 4, यानी कि जो F2 की वैल्यू आ गई अपनी वो कितनी हो जाएगी 5 किलो न्यूटन, मतलब F1 F2 आप फाइंड आउट कर चुके हो, ठीक है। F2 की वैल्यू कितनी हो गई 5 किलो न्यूटन और F1 की वैल्यू कितनी हो गई 2.5 किलो न्यूटन, यहाँ समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि देखें, यहाँ देख लो, देखो ये वाला डायग्राम है, ठीक है। यहाँ से यदि देखो cos थीटा की वैल्यू निकाले, अलग कलर ले लेंगे, ठीक है, अलग कलर ये वाला ले लिया। देखो इस वाले डायग्राम में यदि cos थीटा की बात करूँ, देखो cos थीटा क्या होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, यानी क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाई, देखो बेस आपका क्या 40 है, ठीक है, 40 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा देखो 50 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यदि cos थीटा की बात करें तो 4/5 आ गई, ठीक है, वैल्यू कितनी हो गई 4/5। इतनी चीज़ समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वही देखो cos थीटा की वही होती ना बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, देखो बेस क्या है 40 है, हाइपोटेनियस क्या है 50 है, अपन ने डिवाइड करी 4/5 आ गई, ठीक है। अब बस अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल सी क्या वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो यहाँ फाइंड आउट करते हैं कैसे। देखो रिजल्टेंट फोर्स क्या है रूट ऑफ F1 स्क्वायर यानी कि 2.5 का होल स्क्वायर, F2 स्क्वायर यानी कि क्या 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, ठीक है। cos थीटा की क्या आई थी, देखो अभी देख लो cos थीटा की वैल्यू आई 4/5 यहाँ देख लो 4/5, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दो तो आपका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, बिल्कुल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, हो जाएगी 7.16 किलो न्यूटन, ठीक है। जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा आपका वो आएगा 7.16 किलो न्यूटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो कोई ऑप्शन है क्या 7.16 किलो न्यूटन, देख लो 7.16 यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई चीज़ें, बिल्कुल समझ में तरीके से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एसेंट्रिसिटी वाले क्वेश्चन इतने ज़्यादा आते हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते हो, मतलब जो क्वेश्चन है एसेंट्रिक कनेक्शन के बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। गेट में तो गेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो यदि गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको तो कर ही लेना, एई में भी बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बिल्कुल देखो मैंने लिखा भी है, महाराष्ट्र PSC एई में आया था और गेट 2007 में आया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। A movement m of magnitude 50 kilonewton meter is transmitted to a column flange through a bracket by using 4 20 mm diameter rivets as shown in the figure. The shear force included in the rivet A is, ठीक है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स मतलब FR की बात कर रहा है, ठीक है। FR फाइंड आउट करना है, इसमें भी फॉर्मूला वही हुआ है F1 का होल स्क्वायर F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, बिल्कुल वो ऐसे ही करना है जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया है, ठीक है। ये हो गया। अब F1 F2 निकालना है सब कुछ। देखो F1 क्या होता था, F1 इक्वल टू P डिवाइड बाई N, ठीक है। F2 क्या होता था PE R मैक्सिमम डिवाइड बाई समेशन ऑफ R स्क्वायर। अच्छा इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, देखो P इंटू E क्या है मूवमेंट है, अपन ने मूवमेंट लिख दिया, R मैक्सिमम डिवाइड बाई समेशन ऑफ R स्क्वायर। यहाँ एक चीज़ तो आप देख रहे हो क्या, यहाँ पे आपको कहीं पे P दिख रहा है क्या, P क्वेश्चन में गिवन है का नहीं है, यानी कि P का मतलब क्या हो गया, यहाँ P 0 है, ठीक है। यदि P 0 है तो P यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब F1 की वैल्यू तो 0 आ गई। जब F1 की 0 आ गई, ठीक है,
तो इतनी चीज़ तो समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को सिंपल कैसे बनाएं। जब f1 की भी वैल्यू 0 आ गई तो देखो ज़रा इसको देखो आप, इसको आप कैसे देखो, एफ आर की जो इक्वेशन है वो क्या है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2f1 f2 cos थीटा। यही है, क्वेश्चन को सिंपल बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब अभी आपने देखा कि f1 तो 0 हो गया, जब 0 हो गया तो ये वाला पोर्शन 0, यहाँ भी 0 रखेंगे तो 0, पूरा पोर्शन 0, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो रूट ऑफ F2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब इससे ये कैंसिल, मतलब रिजल्टेंट फोर्स F2 के बराबर आ जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, यदि आपने F2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली वही रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगा, ठीक है। अब F2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बढ़िया तरीके से देखते हैं। देखो इसमें सबसे पहले आपने रिवेट बना लिए 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो सेंटर तक की डिस्टेंस है सब, देखो यहाँ से अपन ने सेंटर तक अपन ने बढ़िया डिवाइड कर लिया, इसको बढ़िया तरीके से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब देखो सेंटर तक ही है, याद रखना, ठीक है। यदि डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो ये मत समझना कि सर आपने सेंटर तक नहीं बनाया, ठीक है। ठीक है, बढ़िया सेंटर तक बनाते हैं। देखो बन भी गया, बढ़िया तरीके से डायग्राम बन गया, ठीक है। बढ़िया टेढ़े मेढ़े मत समझना, सीधे हैं सब, ठीक है। अब देखो वैल्यू देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है 100 है और ये 100 है, मतलब दोनों साइड उसने 100 क्वेश्चन में गिवन कर दी, ठीक है। अब देखो 100 है, यानी कि देखो लिखते हैं अपन, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा उसने क्या 100 दे दी वैल्यू, ठीक है, 100 mm यही है। और यहाँ से यहाँ तक भी 100 mm, ठीक है। और देखो यहाँ से यहाँ तक भी 100 mm है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करना, बिल्कुल इजीली कर ले जाओगे, ठीक है। ये 100 mm हो गया, ठीक है, 100 mm हो गया। अब क्या करते थे, इस सेंटर वाले पॉइंट से इसको क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। देखो मैंने क्या किया, देखो ऐसे किया, ठीक है, ऐसे किया क्योंकि आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो यहाँ से ऐसे किया, देखते जाओ बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। और यहाँ से लेके ऐसे किया, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इतनी चीज़ जब आपको समझ में आ गई तो आप एक पोर्शन कोई निकाल लो यहाँ से। देखो एक पोर्शन अपन ने यहाँ से लेके, देखो यहाँ पे बढ़िया तरीके से निकालते हैं एक पोर्शन। देखो एक सेकंड, बढ़िया तरीके से देखो, एक पोर्शन अपन ने यहाँ से ऐसे निकाल लिया। देखो ये एक जे हो गया और एक जे हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। और यहाँ से देखो यहाँ तक ये हो गया और यहाँ से अपन ने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब देखो याद करो, ये वाला पोर्शन निकाल लिया अपन ने, ठीक है, इसको निकाल लिया, किसी को एक निकाल लेना सब, ठीक है। वैल्यू आपको आर की फाइंड आउट करना है। देखो पिछला भी किया था वैसे ही कर रहे हैं, देखो आर आर आर, ठीक है। 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, बाकी हैं सब बराबर क्योंकि इक्वल जा रहे हैं। देखो अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू यदि देखें, ठीक है, एक पोर्शन को किसी को अपन ने फाइंड आउट कर लिया, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू देखें तो 50 है, ठीक है। और देखो यहाँ से लेके इस सेंटर तक की क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गई, ये वाली 50 हो गई, ये वाली 50 हो गई, ठीक है। 50 वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको 50 लिख लिया, अच्छे से लिख लो, ये 50 हो गई। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब आर चाहिए, यानी कि आर की वैल्यू चाहिए। सब बराबर है, देखो यहाँ लिख लेना R1 = R2 = R3 = R4 = R के बराबर लेके चल रहे हैं, ठीक है। आर की वैल्यू चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर प्लस 50 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो स्क्वायर है, यानी कि 50 तो बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा 1 + 1, यानी कि जो आर की वैल्यू आ गई वो क्या हो जाएगी 50√2, यही हो जाएगी, ठीक है। 50√2 मतलब आर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके। जब आर की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके तो अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए F2। देखो F2 = क्या था, F2 = m r मैक्सिमम डिवाइड बाई समेशन ऑफ r², ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू कितनी है, देखो क्वेश्चन में गिवन है, m की वैल्यू कितनी है 50 kN/m, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 50, अब किलो न्यूटन तो है, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर है, यानी किलो न्यूटन mm में कर लेंगे क्योंकि वैल्यू mm में सब, तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, इंटू आर मैक्सिमम की वैल्यू, ठीक है। आर मैक्सिमम की कितनी आ गई 50√2, सब बराबर है मैक्सिमम वैल्यू, समेशन ऑफ r² कितनी 4 है, यानी कि 4 × 50√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आराम से सॉल्व कर देंगे। देखो 50√2 ए है, स्क्वायर है, मतलब एक 50√2 खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि आगे क्या बचेगा 50 × 10⁻³ डिवाइड में क्या हो जाएगा 4 × 50√2, यही हो जाएगा। देखो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे
तो आपका जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 176.7, क्या हो जाएगी 176.7। इसको सॉल्व कर लेना, तो जो F2 की वैल्यू आ गई या रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 176.7 किलो न्यूटन। अब देख लो कोई आंसर मैच कर रहा होगा तो वही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। देख लो रिजल्टेंट, यानी कि ऑप्शन में क्या 175.8, लगभग यही हो जाएगा 176, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्वेश्चन को इजी बना लिया। पहले देख लिया F1 अपना 0 हो रहा था, इसलिए ये वाला पोर्शन 0, ये वाला भी पोर्शन, इसलिए थीटा की वैल्यू भी निकालने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। यानी कि F2 की वैल्यू निकालना है, एम आर मैक्सिमम समेशन ऑफ आर स्क्वायर। आर मैक्सिमम आपने देख लिया, देखो ये वाला अपन ने किया है, आर की वैल्यू निकाल ली, तो आर मैक्सिमम भी यहाँ पे यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर मैक्सिमम 50√2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि सब वैल्यू बराबर हैं आर की, ठीक है। तो मैक्सिमम वाली वैल्यू लेते हैं, सब बराबर हैं, तो यही हो जाएगा 50√2 हो जाएगा, ठीक है। समीशन ऑफ आर स्क्वायर का मतलब सबको ऐड कर दिया, मतलब 4 बार है तो 4 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो 50√2 मतलब 4 × 50√2 हो जाएगा। स्क्वायर रहता है, समीशन ऑफ आर स्क्वायर रहता है, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई ना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। उसी टाइप का है, एक आध बार प्रैक्टिस कर लेना तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। A bracket plate connected to a column flange transmits a load of 100 kN as shown in the following figure. The maximum force for which the bolt should be designed is kN। देखो ये ऑप्शन इसमें गिवन नहीं है, उसने बोल दिया कि इसको मतलब डिजाइन करके बताओ फोर्स क्या आएगा, मैक्सिमम फोर्स, मतलब रिजल्टेंट यहाँ भी चाहिए, ठीक है। उसी टाइप से इसको सॉल्व करना है, वैसा ही है। देखो 3-4 क्वेश्चन लिए हैं, अब यदि इसको आपने प्रैक्टिस कर लिए तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। देखो डायरेक्ट करते हैं जल्दी जल्दी। क्या F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/N, ठीक है। तो F1 = P की वैल्यू कितनी है 100 और N कितने हैं 5, देख काउंट कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। तो F1 तो यहाँ निकाल चुके, F2 वही हो जाएगा क्या, PR मैक्सिमम / समीशन ऑफ आर स्क्वायर, यही है। अब इसको देखो फिर अच्छे से बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है। इसको बढ़िया सॉल्व करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ऐसा ही है, ठीक है। इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको डिवाइड कर लो, देखो यहाँ से ये पहुँच गए सेंटर तक, ठीक है। देख लिया करो, सेंटर तक की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। डायग्राम में यदि यहाँ वहाँ हो जाए तो आप सेंटर तक ही बात करोगे, ठीक है। इतने तो समझदार हो गए हो आप, ठीक है। ये हो गया, सेंटर तक की बात हो गई है, ठीक है। अब इसको देखो डिवाइड कर लेंगे, इसको यहाँ से ये वाला सेंटर तक, ठीक है। सेंटर तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। बढ़िया तरीके से इसको बना लेंगे। इस वाले को अलग कर दो, इस वाले को अलग क्यों कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बढ़िया ऐसे बनाओ सेंटर में ऐसे, ठीक है, समझ गए। अब देखो इसको बढ़िया तरीके से डायग्राम बढ़िया तरीके से बनाएंगे, ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये हो गया, आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। देखो यहाँ से इसको ऐसे कर दिया। अब देखो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या 75 मतलब 75 है, इसको भी डिवाइड कर लो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब बढ़िया वैल्यू पुट करो, क्या देखो ये 75 हो गया, ये 75 हो गया, ये 75 हो गया, ये 75 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। ये R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, सब बराबर आने वाली, ठीक है। अलग अलग होगी तो R1 R2 लिखेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब R की वैल्यू निकालनी है, देखो ये वाला भी 75 है, ये वाला भी 75, ये वाला भी 75, ये वाला 70। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है, डायरेक्ट निकाल दूँ R। अब तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं कि बनाना ही पड़ेगा, एक बार और बना लेता हूँ। लो जितने बार आप करोगे उतनी जल्दी आपको समझ में चीज़ें आएंगी, ठीक है। ठीक है, देखो बढ़िया सा डायग्राम बनाने में टाइम थोड़ी लगता है। लो ठीक है, ये हो गया। अब बस बढ़िया यहाँ लिख दो, क्या ये 75 है, ये 75 है। आर की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो आर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, रूट के अंदर 75 का होल स्क्वायर प्लस 75 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 75√2। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो जो आर की वैल्यू आई वही आर मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि आर मैक्सिमम क्या हो जाएगी, 75√2 हो जाएगी, ठीक है। और समेशन ऑफ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 75√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब बस आपको F2 निकालना है, F2 निकालना है तो यहाँ निकाल लो। F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, PER मैक्सिमम समेशन ऑफ आर स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। F2 निकालना है तो P, देखो P की वैल्यू देखो, P मतलब 100 है और 600 है, ठीक है।
मतलब 100 और 600 याद रखना, ठीक है। 100 हो गया, 600 हो गया, और अभी देखो अपन ने आर मैक्सिमम की वैल्यू निकाली 75√2, 75√2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 × 75√2 का होल स्क्वायर। यही आपने यहाँ लिखी है, चेक कर लो, ठीक है, यही है, देख लो, देखो यही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे, देखो 75√2 है तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 100 × 600 डिवाइड में क्या हो जाएगा 4 × 75√2, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है ना, कोई डाउट नहीं है, डाउट वाला काम ही नहीं है पहली बार, ठीक है। तो यहाँ तक सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है, सॉल्व करोगे तो F2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो याद रखना, सब कुछ अपन ने लिख दिया, देखो एक बार चेक कर लेना। P की वैल्यू अपन ने 100 हो गए, 600 mm हो गए, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना हो तो कर दो। देखो 2 × 2 = 4, 250 हो जाएगा, ठीक है। 25 से 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे हो जाएगा, मैं कर दे रहा हूँ, पूरा ही कर दूँगा, लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, आप तो कर सकते हो, अब तो कर लोगे ना, अब कर लोगे, ठीक है। आप कर लोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 141.42 किलो न्यूटन। तो F2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। F1 की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर चुके थे, F2 की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो एंगल थीटा हो गया, तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, बेस 75 डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस देखो आर की वैल्यू यही आ गई ना, 75√2 अपन ने निकाल लिया अभी, ठीक है। 5√2 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, cos थीटा 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना आ गया, तो यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रूट के अंदर F1 की स्क्वायर। F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू देखो 20 का होल स्क्वायर हो गया जाएगा, प्लस F2 कितनी है 70, F2 की वैल्यू है अपनी कितनी 141.42, 141.42 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 141.42 F2 cos थीटा की वैल्यू अभी अपनी आई है कितनी 1/√2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा वो हो जाएगा 156.20 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से अपनी F1 नहीं है, FR आया है, ठीक है जी, FR है बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा सा बाद में लिखा है, ठीक है। ये हो गए कितनी 156.20, मतलब जो FR की वैल्यू आ गई है वो कितनी हो जाएगी 156.20 किलो न्यूटन। इतनी चीज़ समझ में आ गई, तो आपका रिजल्टेंट फोर्स यहाँ तक आ गया। अब देखो, अब ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन तो उसमें था ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो आंसर बिल्कुल सही है अपना। ये कितना हो जाएगा, देखो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 156.20 किलो न्यूटन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर लिया, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो 3 क्वेश्चन अपन ने अच्छे सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, एक एक चीज़ अपन समझ चुके हैं, ठीक है। कैसे अपन इसको डिवाइड करेंगे, कैसे आर की वैल्यू निकालेंगे, मैंने कहा था थोड़ा धैर्य रखो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आज की क्लास अपन इंपॉर्टेंट क्लास बना ले गए, क्योंकि इसमें एसेंट्रिसिटी के बहुत से क्वेश्चन अपन ने कर लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है, रिवेट्स एंड बोल्ट्स सब्जेक्टेड टू बोथ शेयर स्ट्रेस टाउ BF कैलकुलेटर एंड एक्सियल टेंसाइल STF कैलकुलेटर shall be so proportioned that the stress do not exceed the respectively allowable stresses tau BF and STF, and the value of TBF calculator TBF प्लस STF कैलकुलेटर STF, ठीक है, डज नॉट एक्सीड। देखो इस टाइप का बहुत बड़ा आपको क्या क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है कुछ नहीं है, उसने केवल एक ही चीज़ पूछी है, क्या, इंटरेक्शन फार्मूला ही पूछा है, ठीक है। आपको मालूम है जो इंटरेक्शन फार्मूला या उसी को क्या बोलते थे, यूटिलाइजेशन रेशियो, यही बोलते थे, यूटिलाइजेशन रेशियो, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता था वो क्या होता था, देखो अपन ने लिखा था PS कैलकुलेटर, ब्रैकेट सेकंड में पढ़ा था ना, मैंने वहाँ पे भी बताया था, बहुत सिंपल रहता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है मैं लिख रहा हूँ, आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है, T कैपेसिटी का होल स्क्वायर, जो इसकी वैल्यू होती थी वो लेस देन इक्वल टू 1 होती थी, याद करो, यही था लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग होती थी, IS 800 2000 के अकॉर्डिंग, ठीक है।
यदि 1974 के अकॉर्डिंग देखें तो 1974 के अकॉर्डिंग हो जाती थी क्या, उसको लिखते थे कैलकुलेटर डिवाइड बाय पी एस कैपेसिटी का होल स्क्वायर प्लस टी कैलकुलेटर डिवाइड बाय टी कैपेसिटी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1.4। ठीक है, तो दोनों के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आएगी आप आंसर टिक कर देना। ठीक है, तो इसमें देखो क्या पूछा है उसने, वैल्यू पहुंची है डज नॉट एक्सीड, तो कोई ऑप्शन है क्या, लेस देन इक्वल टू 1, बी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आता ही रहता है। ठीक है, तो इसको आप तो बस वैल्यू बार याद करना है क्या, लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 1.4, बस दो वैल्यू याद कर लो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, देखने में लगेगा कैसे करें, आपका इंट्रैक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, आज हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको नोट कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जो मैंने सेंट्रिक कनेक्शन के क्वेश्चन बताए उनको तो ज़रूर रिवाइज कर लेना, 2-3 बार लगा लेना तो ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जितने भी क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस कर लेना, और भी क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, टेबल लेवल सब कुछ याद कर लेना। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे पर डे यही बोलता हूँ कि क्लास को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखा करो, उसको नोट कर लिया करो। ठीक है, रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ जाती हैं, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, और जो पिछली क्लास है उसको भी देख लिया करो। ठीक है, आप लोगों ने स्टील, मुझे लगता है आप लोगों को स्टील बहुत ज़्यादा बनती है, इसलिए आप स्टील देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, यदि आपको स्टील समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो अपन सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे और कोई सब्जेक्ट उठा लेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें ये आती हैं। थोड़ा स्टील क्या है कि यदि पहली बार पढ़ोगे थोड़ा टफ लगेगी, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार पढ़ा रहा हूँ। सेंट्रिक कनेक्शन के तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो बढ़िया नोट कर लेना। ठीक है, आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट लिखना। ठीक है, सेशन को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।